Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. This is me नकीबुल्ला. स्टूडेंट हमने बी एस एन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी को स्टार्ट किया था. आज हम उसके लेक्चर नंबर 3 को पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स. और उसके साथ साथ एग्ज़ाम के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको भी हम मेंशन करेंगे. तो इस यूनिट की ऑब्जेक्टिव्स है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स. तो इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के दरमियान फ़र्क क्या है, और ये दोनों क्या चीज़ है. डिस्कस हाफ लाइफ एंड बायो अवेलेबिलिटी. हाफ लाइफ क्या है और बायो अवेलेबिलिटी क्या है. डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी. वो कौन सी फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. डिस्कस वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच ड्रग एक्सर्ट दियर मैकेनिज्म इन द बॉडी. डिफरेंट टाइप ऑफ मूड अफेक्शन, मैकेनिज्म अफेक्शन आप ड्रग को पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपना एक्शन शो करता है. एक्सप्लेन थेराप्यूटिक इंडेक्स. थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है. तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशंस ऑफ ड्रग्स. फार्माकोकाइनेटिक्स किस चीज़ का स्टडी है कि एक ड्रग जो है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, फिर वो ब्लड में जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रही है, और वो बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट होते हैं, किस तरह से वो एलिमिनेट होता है बॉडी से. तो ये हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब ये है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एक बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करते हैं. इन ग्रीक काइनेसिस मीन्स मूवमेंट. ग्रीक में काइनेसिस मूवमेंट को कहते हैं कि ड्रग जो है बेसिकली किस तरह से मूवमेंट करते हैं इनसाइड द बॉडी. The process by which a drug is absorbed, distributed, metabolized and eliminated by the body. यानी फार्माकोकाइनेटिक्स ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, और वो फिर निकलते हैं बॉडी से, एलिमिनेट हो जाते हैं. वंस ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड. जब भी एक ड्रग जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, आई एम देते हैं या ओरली देते हैं, फिर उस एडमिनिस्टर करने के बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं, इंटर द ब्लड, ब्लड में जाती है, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. रिचेज द साइट ऑफ एक्शन, अपना साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं. इज़ मेटाबोलाइज्ड, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, एंड देन एक्सक्रीटेड, फिर वो बॉडी से निकलती है. ड्रग्स में बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मतलब ये है कि एक ड्रग जो है वो जब भी उसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो वो जो है दो तरह के मतलब एब्जॉर्प्शन हो सकती है जब वो मेम्ब्रेन से पास होती है, पैसिव वाले भी और एक्टिव वाले भी. तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो सकती है. पैसिव वाले भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दोनों हो सकते हैं. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से, द ड्रग मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड फॉर एनर्जी. पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये इस तरह से होते हैं कि एक ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन से पास होती है लेकिन बगैर किसी एनर्जी की ज़रूरत की, यानी किसी भी एनर्जी की ज़रूरत उसको नहीं होती. एनर्जी के बगैर जो है ड्रग की ट्रांसपोर्ट होती है, एक मेम्ब्रेन से पास होती है, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट. और इसमें इस तरह से होते हैं कि एक ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है. दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नीड्स एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस तरह से होता है कि एक ड्रग जो होते हैं ना वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाती है. तो जब लोअर से हायर में जाती है तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरत होते हैं. इट इज़ कैरिड बाई अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन. ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होते हैं ना तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन जो है वो दरकार होते हैं जिसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं. ये मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. Pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the study of the effects of drugs on the body and their mechanism of action. Pharmacodynamics में
हम क्या स्टडी करते हैं, ड्रग की इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं कि ड्रग किस तरह से अपना इफ़ेक्ट को शो करता है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को एनाल्जेसिक देते हैं तो वो किस तरह से पेन को रिलीव करते हैं, उसको मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। ओवर द ड्रग डस्ट टू द बॉडी, मतलब हम ये में इसमें ये पढ़ते हैं कि एक ड्रग जो है वो जब बॉडी में जाती है ना तो वो क्या करते हैं बॉडी के साथ। The interactions of a drug and the receptors responsible for its action in the body, मतलब ये है कि जब भी एक ड्रग जो है ना वो अपना एक्शन शो करता है तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन जो है वो शो करता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन एंड एक्सक्रीशन। अब जो है ये फोर टर्मिनोलॉजी को हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड जाती है, एक ड्रग जाती है सर्कुलेशन में, ब्लड में जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट को टेबलेट देते हैं ओरल की फॉर्म में, तो वो ओरल की फॉर्म में जो है वो जब इंटेस्टाइन से ब्लड में जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। फॉर ए ड्रग टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये है कि जब भी एक ड्रग अपना साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं ना तो वो उससे पहले कुछ मेम्ब्रेन से पास होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि हमने आई एम दिया हुआ है, आई वी दिया हुआ है, या सबकुटेनियसली दिया हुआ है, या ओरली दिया हुआ है, वो उस रूट पर डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय वन ऑफ द प्रोसेस, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि एब्जॉर्प्शन जो है या तो पैसिवली हो सकते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। दस एक्सेप्ट फॉर आई वी रूट एब्जॉर्प्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आ सकते हैं कि आई वी रूट के अलावा जितनी भी रूट होते हैं, या आई एम हो या सबकोटेनियसली हो या ओरली हो, जितनी भी यानी किसी भी रूट से हम पेशेंट को जब मेडिसिन देते हैं ना तो उसमें एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन आईवी तो हम डायरेक्टली ब्लड को देते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती। Factors affecting drug absorption. Several factors influence the rate and extent of absorption of a drug. बहुत फैक्टर है ऐसे कि जिसकी वजह से ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट वन जो है वो है डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब एक ड्रग अपनी फार्म से वो जब पीसेस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को एक टेबलेट देते हैं, वो टेबलेट जब स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो पीसेस में जब कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। दूसरा होता है डिसोल्यूशन। जब वो टेबलेट मुकम्मल हल हो जाती है वाटर के साथ या फ्लूइड में तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। तो अगर एक ड्रग की जो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम वो कम है, यानी वो जल्दी से डिज़ोल्व होते हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा। और अगर वो उसकी डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन टाइम ज़्यादा है तो वो फिर जो है वो एब्जॉर्प्शन में भी टाइम लेगा, तो वो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगा जिसका डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन टाइम कम हो। फार्मूलेशन पर भी डिपेंड करता है कि वो ड्रग की फार्मूलेशन किस फॉर्म में है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में है, या उसकी पार्टिकल साइज़ वगैरह जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रक्चर पे। तीसरा जो है पार्टिकल साइज। स्मॉल पार्टिकल साइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अगर एक ड्रग का पार्टिकल साइज स्मॉल हो तो फिर वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है। और अगर उसकी पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा हो तो फिर वो स्लो एब्जॉर्ब होगा। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए ड्रग की पार्टिकल साइज किस तरह से होनी चाहिए। लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड फास्टर। कहता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हो, मतलब ऐसे ड्रग जो नॉन पोलर हो, वो उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो रही है। यानी ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। क्योंकि हमें पता है कि सेल का जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, तो वो
लिपिड बाई लेयर से बना हुआ है, तो जब ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल हो तो वो जल्दी से वो एब्जॉर्ब होगा। एरिया एंड वास्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, जिस जगह पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर उस जगह का एरिया जो है वो ज़्यादा हो, वहाँ पे वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज वगैरह ज़्यादा हो, तो एक ड्रग जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। और अगर एरिया या वेसल्स वगैरह कम है तो फिर एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगा। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी यानी पेरास्टालसिस मूवमेंट, अगर वो जो है पेरास्टालसिस मूवमेंट नॉर्मल से बहुत तेज़ है, तो फिर वो जो ड्रग जो है ये ओरली जब हम पेशेंट को देते हैं ना, तो वो जल्द मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा तेज़। क्योंकि पेरास्टालसिस मूवमेंट इतना ज़्यादा है कि वो ड्रग जो है वो जल्दी से मतलब पास होते हैं और वो पीसेस के साथ निकलती है। तो अगर एक पेशेंट का गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगी। और अगर जीआई मोटिलिटी नॉर्मल है तो एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगी, ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगा। प्रेजेंस ऑफ फूड, ड्रग्स में फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फूड, सच कॉम्प्लेक्सेस आर पोरली एब्जॉर्ब। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि फूड के साथ यानी फूड में जो कंटेंट वगैरह होते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, तो वो फिर वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन चीलेट, कैल्शियम प्रेजेंट इन फूड सो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो कैल्शियम के साथ चिलेशन करता है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेट्रासाइक्लिन किसके साथ चिलेट करते हैं, वो कैल्शियम के साथ, फिर वो चिलेशन जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती। पीएच एंड आयोनाइजेशन, आयोनाइज ड्रग आर पोअरली एब्जॉर्ब, ये जो आयोनाइज ड्रग होते हैं ना ये तो पोलर होते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत वीकली एब्जॉर्ब होती है, बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन है। वाइल अनआयोनाइज ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड आर वेल एब्जॉर्ब, और जो अनआयोनाइज्ड है वो तो नॉन पोलर है, लिपिड सॉल्युबल है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होती है। एसिडिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, वो ड्रग जो एसिडिक इन नेचर हो वो अनआयोनाइज्ड मीडियम में जो है मतलब एसिडिक मीडियम में जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, तो उसके लिए फिर जो है एक एसिडिक मीडियम चाहिए, यानी एसिडिक मीडियम में वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। द स्टमक एंड आर रैपिड एब्जॉर्ब, और वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन बारबिचुरेट, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखते हैं। एस्पिरिन और बारबिचुरेट जो है ये एसिडिक इन नेचर है और इसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में होती है जल्दी। Basic drugs are unionized when they are reach the alkaline medium of the intestine from where they are rapidly absorbed. जो बेसिक ड्रग होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं जब उसके लिए मीडियम जो है वो अल्कलाइन मीडियम हो, तो फिर इसकी ये इस तरह से ड्रग जो होते हैं बेसिक इन नेचर वो इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो उसके मीडियम जो है वो अल्कलाइन है, वो बेसिक इन नेचर है। उसके लिए कौन सी ड्रग है, फेथेडीन एफेड्रीन। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेथेडीन और एफेड्रीन जो है ये बेसिक इन नेचर है और इसकी एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में होती है। मेटाबॉलिज्म, सम ड्रग्स में बी डिग्रेडेड इन गट, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जब हम पेशेंट को ओरली देते हैं तो वो जो जीआई में जो इंजाइम वगैरह होते हैं, स्टमक की इंजाइम या इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो उसकी डिग्रेडेशन करती है, तो फिर इस तरह से ड्रग हम पेशेंट को पेरेंटली देते हैं, नॉट ओरली। नाइट्रोग्लाइसेरिन है, इंसुलिन है। डिजीज़, कुछ डिजीज़ की वजह से भी एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट हो सकती है। द डिजीज़ ऑफ द गट लाइक माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन जो है ना इसमें इंटेस्टाइन में या जीआई मोटिलिटी जीआई में जो है इस तरह से डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो कंटेंट वगैरह है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायरिया वगैरह होते हैं इस तरह से, या एक्लोरोहाइड्रिया है। एक्लोरोहाइड्रिया ये वो कंडीशन है जिसमें HCl जो है उसकी सिक्रेशन कम होती है स्टमक में नॉर्मल से, तो उसको हम एक्लोरोहाइड्रिया कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल से। तो ये वो रूट है जिसमें एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहे हैं। ओरली स्वाल्ड थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जब हम देते हैं ओरल म्यूकोजा सबलिंगुअली बिलो दी लिंगुआ, यानी जो टंग होते हैं उसके नीचे जो हम देते हैं, ज़्यादातर जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होते हैं या एंटी एंजाइनल मेडिसिन होते हैं वो सबलिंगुअली देते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो रही है। नेसल म्यूकोसा इंसल्फेटेड थ्रू नेजल म्यूकोसा जो हम देते हैं टॉपिकली देते हैं, मतलब टॉपिकली इस तरह से कि स्किन में या कोई और बॉडी पार्ट में जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसी ही जगह पे बाहर से लगाते हैं। ट्रांसडर्मल थ्रू स्किन जब हम देते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन ये स्लो एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रेक्टली सपोजिट यानी जब हम क्लीन एनीमा करते हैं, इस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया है। ये ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो है हम देते हैं पेशेंट को, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो रही है। तो ये जो रूट होते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन फास्टर होते हैं पेरेंटली इंजेक्शन। पेरेंटली मतलब अदर देन इंटेस्टाइन, यानी ओरली हम नहीं देते हैं पेरेंटली। इंट्रावेनस आईवी, इंट्रामस्कुलर आईएम, सबकोटेनियसली या इंट्रापेरिटोनियल पेरिटोनियल कैविटी में जब हम देते हैं ड्रग, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी से हो रही है। इनहेल थ्रू लंग्स जो हम देते हैं थ्रू इनहेलर। तो दूसरा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये वो मेटाबॉलिज्म होते हैं जब भी एक ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ये है कि एक ड्रग जो है वो हार्ट में जाती है, फिर हार्ट जो है उसको पंप करता है, पूरे बॉडी के टिश्यू में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस तरह से इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब भी एक ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाने से पहले उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, या तो उसको लीवर मेटाबोलाइज करते हैं या जीआईटी में, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट। इसको हम प्री सिस्टमिक यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाने से पहले जो है उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, इसी वजह से इसको हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। Drugs given orally may be metabolized in the gut wall and in the liver before reaching the systemic circulation। मतलब जब भी हम पेशेंट को ओरली मेडिसिन देते हैं, ओरली जब हम किसी भी ड्रग्स देते हैं, तो उसकी कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसकी डिग्रेडेशन जो है वो गट में हो रही है, यानी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और या तो लीवर में जो है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाने से पहले इसकी यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिफर्स फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। एक ड्रग की जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रही है जितना एक्सटेंट तक, वो दूसरे ड्रग से डिफरेंट होता है, यानी हर एक ड्रग का अलग अलग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में रिजल्ट इन पार्शियल टू टोटल इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग। पार्शियली से लेकर टोटली एक ड्रग को इनएक्टिवेट भी कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल हम फिर क्या करते हैं, एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल हम 50 mg जो है वो देते हैं, तो वो जो ड्रग होते हैं 50 mg, ये पार्शली यानी 25 जो है 25 mg उसकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और 25% जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। और इस तरह से भी हो सकते हैं कि 50 के 50 में टोटल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। When it is partial, it can be compensated by given a higher dose of particular drug, for example nitroglycerin, salbutamol। अच्छा, कहते हैं कि जब भी एक ड्रग की फर्स्ट बार मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो अगर वो पार्शियल हो, तो फिर वो जो है हम पेशेंट को मतलब डोज जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को देते हैं 100 mg, तो 100 mg में अगर इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पार्शियल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं, 150 देते हैं, ताकि पेशेंट को जो है 100 mg मिल जाए, और ये जो 50 mg है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से वो डिग्रेड हो रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है डोज को इंक्रीज़ करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी रोड। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये ड्रग की वो अमाउंट है, जितनी अमाउंट में ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। मतलब किसी भी रोड पर अगर हम पेशेंट को ड्रग जो है आईवी देते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्टली हम आईवी देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन वो डायरेक्टली हार्ट में जाते हैं, फिर हार्ट जो है मतलब वेन को देते हैं, वो हार्ट में जाते हैं, हार्ट जो है फिर वो क्या करते हैं, वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा जो है वो है बायो इक्विवेलेंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ द सेम ड्रग। सेम ड्रग की डिफरेंट फार्मूलेशन को हम एक दूसरे के साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी जब कंपेयर करते हैं, तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, बायो इक्विवेलेंस कहते हैं।
Bioequivalence. Two drugs are said to be bioequivalent if they have the same bioavailability and efficacy provided. कहते हैं कि दो ड्रग जो है तब बायो इक्विवेलेंट होगा जब उसकी बायो अवेलेबिलिटी और उसकी जो इफेक्ट होते हैं वो सेम हो, तब जो है वो बायो इक्विवेलेंस होगा. दैट दे आर एडमिनिस्टर इन द सेम मोलर डोजेज एट द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बायो एक्विवेलेंस में दो ड्रग को कंपेयर करते हैं तो उस ड्रग का डोज सेम होगा और उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होगा. मतलब अगर एक ड्रग जो है हम ओरली देते हैं, दूसरा ड्रग भी ओरली देगा, तो तब जो है उसकी बायो एक्विवेलेंस सेम होगी. इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो एक्विवेलेंस, इसकी अहमियत क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर जेनेरिक सब्सटीट्यूशन. जब भी हम जेनेरिक प्रोडक्ट को बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को कंपेयर करते हैं एक ड्रग दूसरे के ड्रग के साथ, तो उसके लिए ये बहुत अहमियत है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. जेनेरिक प्रोडक्ट्स आर यूजुअली चीपर देन ब्रांड. एक होता है जेनेरिक प्रोडक्ट और दूसरा होता है ब्रांड प्रोडक्ट. ब्रांड प्रोडक्ट जो होता है वो कीमत में ज़्यादा है, मतलब उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है, और जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं वो चीपर होते हैं, मतलब उसकी जो कीमत है वो कम होते हैं ब्रांड प्रोडक्ट से. तो ये जो है बायो एक्विवेलेंस है दो ड्रग का, बिल्कुल सेम बायो अवेलेबिलिटी है, और इसी वजह से उसको कंपेयर के हम कहते हैं कि ये ड्रग जो है बायो एक्विवेलेंस है. फैक्टर्स इफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी. अब जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकते हैं. ये सिर्फ वही फैक्टर है जो हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, सॉल्युबिलिटी या जो डिसोल्यूशन टाइम है उस पर डिपेंड करता है. अगर एक ड्रग जो है वो जल्दी सॉल्युबल होते हैं, जल्दी से वो उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब टाइम जो है वो कम है, तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा. ड्रग फार्मूलेशन पर भी डिपेंड करता है कि वो किसकी फॉर्म में है. गेस्टिंग एम्प्टी टाइम, अगर एक ड्रग जो है वो जल्दी से फीस से निकलती है, बॉडी से गेस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कम है और स्टमक से जल्दी से निकलती है, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए मतलब टाइम नहीं मिल रही है, वो जल्दी से निकलती है जीआई से, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी. और अगर वो वहाँ पे वो स्टे करेगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगी, फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी मतलब ज़्यादा होगी. कंडीशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि वो हेल्थी है या उसमें कोई डिजीज़ वगैरह है. पेज इन द स्टमक की पेज पर भी डिपेंड करता है, वो नॉर्मल है तो बायोअवेलेबिलिटी जो है वो नॉर्मल रहेगा, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. और पीएच जो है अगर चेंज है मतलब ज़्यादा एसिडिटी है तो फिर जो है बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है. फर्स्ट पास इफ़ेक्ट मॉर्फिन आइसोसार्बाइड डी नाइट्रेट. फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, अगर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसकी फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, मतलब वो ज़्यादा डिग्रेड होते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट पड़ सकते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से. सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा. जब ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो वो मतलब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ज़्यादा चले जाएगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, एक ड्रग दूसरे के ड्रग के साथ इंटरेक्शन किस तरह से है, एज ए एंटागोनिज्म काम करता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग की इफेक्ट कम करता है या बढ़ाता है, उसकी वजह से भी बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट हो सकते हैं. ड्रग फूड इंटरेक्शन, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं ना जो दूसरे ड्रग के साथ चिलेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, इसी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है. दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर ए ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब भी एक ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ना तो फिर वो पूरे बॉडी में जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इट शुड क्रॉस सेवरल बैरियर बिफोर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जब भी वो अपना साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं ना तो वो उससे पहले जो है डिफरेंट बैरियर को क्रॉस करती है बॉडी में. लाइक एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन की तरह डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. फिल्ट्रेशन, इसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिर वो डिफ्यूजन मतलब वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इंट्रासेलुलर जो स्पेस होते हैं उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं. स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट, फिर वो सेल के अंदर या रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो उसके लिए स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द रेट इन एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट
फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह से उसकी रेट और एक्सटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो मतलब इफेक्ट करते हैं। दे आर लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, ब्लड फ्लो एंड बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो है अगर एक ड्रग जो है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं अल्बुमिन, ग्लोबुलिन वगैरह, अगर उसके साथ बाइंड होती है तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे बॉडी में होगी, पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। ब्लड फ्लो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मली जो है ब्लड में वो ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो ब्रेन में भी चला जाएगा। इस तरह से इस पर डिपेंड करता है। अनआयोनाइज्ड एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ड्रग जो अनआयोनाइज हो, लिपिड सॉल्युबल हो, उसकी पार्टिकल की साइज़ कम हो, वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा, इवन तक वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगा, यानी ब्रेन में भी चला जाएगा वो ड्रग। Metabolism or biotransformation is the process of biochemical alteration of the drug in the body। यानी मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होते हैं जिसमें एक ड्रग जो है उसकी बायोकेमिकल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है, फिर बॉडी से निकलती है। बॉडी ट्रीट्स मोस्ट ऑफ द ड्रग इज़ ए फॉरेन सब्सटेंस। मतलब जब भी एक ड्रग जो है बॉडी में जाती है ना, तो वो बॉडी कंसीडर करता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो बॉडी जो है कोशिश करती है कि मैं जो है इसको बाहर निकलो, तो वो उसकी निकलने की कोशिश करती है, उसकी ब्रेक डाउन करती है एंड ट्राई टू इनएक्टिवेट एंड एलिमिनेट देम बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन उस पर करती है और बॉडी कोशिश करती है कि मैं इसको एलिमिनेट कर लो। These processes convert the drug into more polar water soluble compounds so that they are easily excreted through the kidney। बॉडी क्या करते हैं, ये ड्रग जो है ये पुलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि ये यूरिन के ज़रिए से मतलब बाहर निकल जाए। इसकी वजह से बॉडी कोशिश करती है कि मैं इसको नॉन पुलर फॉर्म से, यानी वो क्या करो, पुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और वो किडनी के ज़रिए से बाहर बॉडी से निकल जाए। सम ऑफ द ड्रग्स आर लार्जली अनचेंज इन यूरिन। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो जिस फॉर्म में जो है हम बॉडी को जो है इंजेक्ट करते हैं या ओरली देते हैं, उसी ही फॉर्म में बॉडी से निकल जाती है। मतलब उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं होती, यानी वो यूरिन में उसी ही फॉर्म में जो है बॉडी से निकलते हैं। जिस तरह से फुरोसामाइड होते हैं, एटेनोलोल है, ये एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम देते हैं, फुरोसामाइड एडिमा में भी देते हैं। तो इस तरह से ड्रग वही की फॉर्म में जो है वो यूरिन से निकलती है। मेनली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज इन लीवर। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन आर्गन फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग वो क्या है, वो लीवर है। ज़्यादातर ड्रग जो है लीवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। सम आर मेटाबोलाइज, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसकी मेटाबॉलिज्म किडनी में होती है, लंग्स में होती है, ब्लड में भी हो सकती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The chemical reactions of biotransformation can take place in two phases। कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब एक ड्रग जो है मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी बायोट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो दो फेज में होती है। तो सबसे पहले है फेज 1, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। कन्वर्ट द ड्रग टू मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। फेज़ 1 में क्या होता है, ये एक ड्रग जो है वो उसको नॉन पोलर से वो क्या करते हैं, ड्रग को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। किसके ज़रिए से, ऑक्सीडेशन करते हैं ड्रग की, रिडक्शन करते हैं, उससे के साथ वाटर जो है वो बाइंड करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ताकि वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए। If the metabolites are not water soluble, it undergo phase 2 reaction। अगर फेज़ 1 के ज़रिए से उसकी मेटाबॉलिज्म मतलब वो वाटर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, फिर जो है वो क्या करते हैं, फेज़ 2 रिएक्शन जो है उस पर करते हैं। फेज़ 2 में क्या होते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शंस वाटर soluble substance present in the body like glucuronic acid, sulfuric acid or amino acid combine with the drug to form a highly polar compound to excreted by the kidney। इसमें इस तरह से होते हैं कि एक ड्रग जो होता है ना, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, उसके साथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो बाइंड करते हैं। ग्लूकोरोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या अमाइनो एसिड, उसके साथ बाइंड करते हैं, फिर वो जो है वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, फिर वो जो है बाहर से, यानी बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन के ज़रिए से।
لارج مالیکولز آر ایکسکریٹڈ تھرو دی بائل. اگر ایسا مالیکیول ہو جس کی سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہو تو پھر لیور کیا کرتے ہیں اس کو بائل کے ساتھ ایکسکریٹ کرتے ہیں, ایلیمنیٹ کرتے ہیں ٹو دی انٹسٹائن. پھر انٹسٹائن میں کیا کرتے ہیں وہ فیسز کے ذریعے سے مطلب باہر باڈی سے نکلتے ہیں. ایکسکریشن, دا میجر آرگن آف ایکسکریشن آر دی کڈنی. یہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میجر جو آرگن ہوتے ہیں یہ ہے جس کی مطلب ڈرگ جو ہے اس آرگن کے ذریعے سے باڈی سے نکلتی ہے. کڈنی, انٹسٹائن, بائلری سسٹم بائل کے تھرو, اینڈ لنگس, اور ایکسہلیشن کے ساتھ لنگس کے تھرو جو ہے وہ نکلتی ہے. مین آرگن جو ہے وہ ڈرگ کی ایکسکریشن کے لیے وہ کڈنی ہے. ڈرگز ان اسمال اماؤنٹ آر ایکسکریٹڈ ان سیلائیوا, سویٹ اینڈ ملک. اسمال اماؤنٹ میں, بہت کم اماؤنٹ میں جو ہے ڈرگ کی ایکسکریشن جو ہے سلائیوا سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی پیشنٹ کو جب ہم کچھ میڈیسن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیں گے تو اس کی وہ سلائیویشن کے ساتھ سلائیوا میں جاتے ہیں تو اس کی جو اورل ٹیسٹ جو ہے وہ مطلب چینج ہوتی ہے سویٹ اینڈ ملک کے ذریعے سے بھی. رینل ایکسکریشن, اب جو ہے کڈنی کے ذریعے سے جب ایک ڈرگ نکلتی ہے تو وہ کس طرح سے. کڈنی از دا موسٹ امپارٹنٹ آرگن آف دی ڈرگ ایکسکریشن. تو یہ امپورٹنٹ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کس کے حوالے سے کہ جو موسٹ امپارٹنٹ آرگن ہے ڈرگ کی ایکسکریشن کے لیے وہ کون ہے, وہ کڈنی ہے. ہائیلی لیپڈ سولوبل ڈرگ آر ری ایبزارب ان دی رینل ٹیبیول, سو دیئر ایکسکریشن از سلو. یعنی کڈنی کے ذریعے سے جو لیپڈ سولوبل ڈرگ ہوتے ہیں نا اس کی جو ایکسکریشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ دوبارہ ری ایبزارب ہوتے ہیں. کڈنی کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جو واٹر سالوبل ہو, تو باڈی پھر کیا کرتے ہیں یہ لیپڈ سالوبل ڈرگ جو ہے یہ کنورٹ کرتا ہے واٹر سالوبل فارم میں. unabsorbed portion of the orally administered drugs are eliminated through feces. ایسے سبسٹانسز مطلب جب پیشنٹ کو ہم اورلی دیتے ہیں تو وہ اگر جو ڈرگ کی جو باقی پارٹس ہوتے ہیں وہ جو ایبزارب نہیں ہوتی وہ فیسز کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے. لارج واٹر سالوبل کنجوگیٹ آر ایکسکریٹڈ ان دا بائل. جو لارج واٹر سالوبل ہو اور اس کی پارٹیکل سائز بہت بڑا ہو تو وہ بائل کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے. دی لنگز آر دی مین روٹ آف ایلیمینیشن فار گیسز اینڈ لیکوڈز. مین جو روٹ آف ایلیمینیشن جو باڈی سے نکلتی ہے گیس فارم میں ہوتے ہیں یا کچھ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جنرل انیستھیٹک ہے جو ایز اے انیستھیزیا پیشنٹ کو دیتے ہیں, یا الکوہل, وہ کس کے روٹ کے ذریعے سے ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں باڈی سے, لنگس کے تھرو سے. اب جو ہے پلازما ہاف لائف. ہاف لائف کیا ہوتے ہیں پلازما ہاف لائف از دا ٹائم ٹیکن فار دی پلازما کنسنٹریشن آف اے ڈرگ ٹو بی ریڈیوس ٹو ہاف اٹس ویلیو. یعنی ہاف لائف یہ وہی ٹائم ہوتے ہیں جس میں ایک ڈرگ جو ہے وہ اوریجنل اماؤنٹ سے وہ ہاف ہو جاتے ہیں جس ٹائم میں, تو اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں ہاف لائف. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ڈرگ جو ہے پیشنٹ کو دیتے ہیں 100 mg, تو وہ 100 mg جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد بلڈ میں جو ہے وہ 50 mg میں آ گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ اس ڈرگ جو ہے اس کا جو ہاف لائف ہے وہ 1 آورز ہے. اور پھر جو ہے دوسرے آور میں وہ 25 میں آ گیا, اس طرح سے وہ ہاف ہو جاتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد, تو ہم کہتے ہیں کہ اس ڈرگ کی ہاف لائف جو ہے وہ 1 آورز ہے. منیمم ڈوز کیا ہے, از دی اسمالسٹ ڈوز ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس ڈیزائرڈ تھیراپیوٹک افیکٹ آف دی ڈرگ. مطلب منیمم ڈوز یہ وہ ڈوز ہوتے ہیں کم سے کم ڈوز, یعنی ڈرگ کی وہ مقدار کم سے کم مقدار جو اپنا افیکٹ کو شو کرتا ہے, تو اس منیمم ڈوز کو مطلب وہ جو کم مقدار میں جو اماؤنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, منیمم ڈوز. Maximum dose is the largest dose of the drug that can be safely given to a patient without producing harmful effect. میکسیمم ڈوز جو ہے یہ نا یہ ڈرگ کی وہ اماؤنٹ ہوتے ہیں, زیادہ اماؤنٹ میں ڈرگ ہوتے ہیں جو پیشنٹ کو جب ہم دیتے ہیں تو بغیر کسی ہارمفل افیکٹ سے سیف, مطلب ایک پیشنٹ میں سیف ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ وغیرہ پروڈیوس نہیں کرتا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, میکسیمم ڈوز. فار ایگزامپل ہم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں 100 mg.
100 mg पर भी अपना इफ़ेक्ट शो करता है और 150 पर भी शो करता है। लेकिन अगर 150 से हम पेशेंट को ज़्यादा दे, मतलब 152 दे, 153 दे, तो पेशेंट पे साइड इफ़ेक्ट करता है, डायरिया, वोमिटिंग वगैरह। तो इसकी मिनिमम डोज जो है वो क्या है, 100 है। 100 से अगर हम कम देंगे तो वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। और जो मैक्सिमम डोज है वो 150 है। 150 से अगर ज़्यादा दे तो फिर जो है पेशेंट साइड इफ़ेक्ट उसमें प्रोड्यूस करते हैं। Toxic dose. Toxic dose is the dose of the drug which produce undesirable effect in the majority of the patient. टॉक्सिक डोज ये वो डोज है ड्रग की, वो अमाउंट है जो पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब उस पर स्किन पे रेशेस वगैरह आती है, या उस पर पैचेस वगैरह आती है, या उसके पेशेंट जो है उसकी सर में उसकी दर्द हो रहा है उसकी वजह से, या डायरिया काज करता है, या वोमिटिंग काज करता है, तो ये उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट होती है। लिथल डोज इज़ द डोज ऑफ द ड्रग विच कैन काज डेथ। मतलब ड्रग की वो मकदार जो पेशेंट को डेथ काज करता है, उस मकदार यानी उस अमाउंट ऑफ ड्रग को हम कहते हैं कि लिथल डोज। लिथल डोज ऑफ फिनोबार्बिटून इज़ 6 to 10 ग्राम। ये फिनोबार्बिटून जो होते हैं ना, उसकी लिथल डोज जो है 6 से लेके 10 ग्राम है। मतलब अगर हम 6 ग्राम जो है पेशेंट को दें तो फिर जो है उसको डेथ काज करेगा 6, 7, 8, 9, 10 तक। अगर इसको इतना अमाउंट में हम पेशेंट को दें तो फिर जो है पेशेंट जो है उसको डेथ काज करता है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, लिथल डोज। और अगर 5 दे या 4 mg हम पेशेंट को दें तो फिर वो जो है उसमें सेफ होते हैं। तो ये ग्राफ है लाइफ ऑफ 2 ड्रग्स। इस ग्राफ में ये कहता है कि वो जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग का 0 से लेके 50 फिर 100। और ये जो है जो नीचे दिया गया है ये टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ड्रग ए। वो ड्रग ए जो है ना वो 100 mg से, मतलब उसकी अमाउंट है वो 50 में आ गया है, लेकिन कितने टाइम में, 4 आवर्स में। तो फिर इसको हम कहते हैं कि इस ड्रग का हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर्स है। दूसरा जो है वो ड्रग बी है। वो ड्रग बी जो है ये वो 50 में आया है, लेकिन 10 आवर में 50 में आया है। तो उसको फिर हम कहते हैं कि इस ड्रग का हाफ लाइफ जो है वो 10 आवर है। अब जो है सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ की अहमियत क्या है। इट हेल्प टू नो अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ डोज। ये हमें ये बताता है कि एक ड्रग जो है कितने देर तक बॉडी में रह सकता है, उसकी मेंटेनेंस। तब फिर हमें पता चलता है कि इस ड्रग का हाफ लाइफ ये है, इतने मतलब इतने टाइम में वो बॉडी से मुकम्मल जो है वो निकलेगा। इट हेल्प टू फाइंड द डिटेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस टू एसेस द डिजीज़। मतलब ये हमें ये भी बताता है कि एक ड्रग जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, उसकी मेटाबॉलिज्म, क्लियरेंस, मतलब कितने टाइम में एक ड्रग जो है कम्प्लीटली क्लियर हो सकता है बॉडी से। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द टाइम टू अटेन अ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ये हमें ये भी बताता है कि एक जो है ड्रग की जो डोज होते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन होते हैं, वो कितने टाइम में जो है इतनी डोज जो है हम जब पेशेंट को दें तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है इतना टाइम में जो है हमें मिलेगा, यानी इतने टाइम में मुकम्मल जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो पूरा हो जाएगा। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द टोटल क्लियरेंस। हमें ये बता रहा होता है कि टोटल क्लियरेंस, मतलब ड्रग जो है वो कितने टाइम के बाद जो है कम्प्लीटली यानी ब्लड से वो क्लियर हो जाएगा। ब्लड जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा इस ड्रग से कितने टाइम के बाद। तो ये फैक्टर हैं जो हाफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। रेनल एक्सक्रीशन, अगर किडनी जो है बिल्कुल ठीक है, उसकी जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो नॉर्मल है, तो हाफ लाइफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो एक ड्रग का हाफ लाइफ अगर 4 आवर है तो किडनी में कोई मसला है तो हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगा, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर उसमें चला जाएगा। क्योंकि ये जो है जो यूरिन होते हैं उसकी एक्सक्रीशन करते हैं, जब वो इफ़ेक्ट होगा तो वो फिर जो है ड्रग जो है वो बॉडी से नहीं निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी में जब कोई मसला हो तो एक ड्रग का हाफ लाइफ उससे मतलब नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाते हैं। लीवर मेटाबॉलिज्म, अगर लीवर मेटाबॉलिज्म
नॉर्मल से तेज़ है, बहुत तेज़ है, तो ड्रग की हाफ़ लाइफ जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर लीवर में कोई मसला वगैरह है, उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज़ है, तो हाफ़ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगा। प्रोटीन बाइंडिंग, अगर एक ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो फिर वो जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ब्लड में रहेगा। और अगर एक जो है ड्रग उसके साथ बाइंडिंग नहीं करता है तो वो किडनी के ज़रिए से बाहर निकलेगा, तो उसकी हाफ लाइफ इस तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं।